फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। जो लोग नए हैं मैं उन्हें पहले ही बता दूं, हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपकी बिजनेस स्टडीज के नाम की एक प्लेलिस्ट है फॉर द ईयर 2025-26, उसमें ये सारी वीडियोस अवेलेबल है, सो डू वॉच देम। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आप ये समझेंगे कि भाई मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, राइट। मतलब कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं या आप कह सकते हैं कुछ बेसिस होते हैं जिसपे ये डेवलप्ड है, राइट। अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मैनेजमेंट जो है वो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत डायनामिक हो चुका है, राइट, क्योंकि एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो एक मैनेजर को टाइम के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी एक्यूरेट। लेकिन फिर भी बेटा बहुत टाइम से मैनेजमेंट जो है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है। और मैंने जैसे आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था कि जब हम कोई सब्जेक्ट को फॉर्मली पढ़ते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई होती है, लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज लिखी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं लिटरेचर, राइट। तो आज हम उसी लिटरेचर की बात करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट आज के टाइम पर हमारा जो मैनेजमेंट को लेके पर्सपेक्टिव है वो डेवलप कैसे हुआ, राइट। कैसे हम लोग एंशियंट टाइम पीरियड से, जब मैनेजमेंट का नाम भी मैनेजमेंट नहीं था, वहां से उसे लेकर आए और आज के टाइम में जिसे हम मैनेजमेंट को एक डायनामिक चीज बोलते हैं वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में एक एग्जांपल गिवन है कि मैनेजमेंट तब भी एग्जिस्ट करता था जब आपके एंशियंट पिरामिड्स बन रहे थे। आपका मैनेजमेंट तब भी एग्जिस्ट करता था जब ताजमहल जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे। और आपका मैनेजमेंट तब भी एग्जिस्ट करता था जब हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड इकोनॉमी थी और इतने अच्छे से मैनेज उनके टाउन्स थे, राइट। तो मैनेजमेंट उस टाइम पर भी था, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मैनेजमेंट तो हमेशा चाहिए ही होती है, राइट। पहले एक प्लान बनाया जाएगा, फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद लोगों को रिक्रूट किया जाएगा उस काम को करने के लिए, एक्चुअल में करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे करने के लिए। फिर हम लोग उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो जैसे हमने प्लान किए थे उस हिसाब से आ सके, राइट। और इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे जो मैंने आपको सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेशक फॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता होगा उस टाइम पर, बट स्टिल मैनेजमेंट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड, राइट। डू यू एग्री टू इट और नॉट, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपकी लाइफ में एक कोई मैनेजर नहीं है, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। सो मैनेजमेंट एक फॉर्मल वर्ड हो ना हो, लेकिन वो हमेशा से ह्यूमन लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक और प्यारी सी चीज, मैनेजमेंट से पहले बेटा जो हम वर्ड इस्तेमाल करते थे इट वाज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को कंट्रोल करना। और मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा व्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा व्यू है कि सिर्फ चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग आए मैनेजमेंट पर, जहां पर चीजों को कंट्रोल करने से ज्यादा उन्हें प्लान करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होने लगी। सो मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। बहुत टाइम में मैनेजमेंट आज जो हम देखते हैं वो इवॉल्व होकर आया है। और इस टाइम पीरियड में हमारे पास कुछ रूल्स आ गए कि भाई बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे लोगों ने टाइम एंड अगेन इस पर स्टडी करी। जब रिपीटेड रिजल्ट्स आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसे हम एक रूल ऑफ थंब बना सकते हैं कि अगर ऐसा करो तो ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि मैनेजमेंट में एक रिवॉर्ड सिस्टम जरूर होना चाहिए कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसे किसी तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए, या तो उसे रिकॉग्निशन दी जाए, या उसे प्रमोशन दी जाए, चाहे उसे फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए, चाहे उसे इमोशनल बेनिफिट दिया जाए। तभी जब तक आप उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज्ड फील नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो आगे एफर्ट्स डालना बंद कर देगा, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन आया है, ये बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरीज से आया है, राइट। तो इसीलिए बेटा जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन सी थ्योरीज आई, उन थ्योरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी,
उन थ्योरी से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उठाई और आज भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हम मैनेजमेंट थ्योरीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज एंड योर मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। अब क्लासिकल यानी कि सबसे पुरानी, नियो क्लासिकल यानी कि इससे नहीं लेकिन इससे मॉडर्न वाली से फिर भी पुरानी, तो क्लासिकल भी है और नियो यानी कि न्यू भी है, सो दिस इज नियो क्लासिकल थ्योरीज। एंड देन वी हैव मॉडर्न थ्योरीज, मतलब वो थ्योरी जो हम आजकल के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। इसका टाइम फ्रेम है मेनली 1950s, अगर मैं बात करूं इसका टाइम है मेनली 1920s, और इसका टाइम है आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इनके टाइम फ्रेम क्या है, राइट। 1950s के बाद आई आपकी मॉडर्न थ्योरीज, 1920s के आसपास जो थ्योरीज आई वो थी न्यू क्लासिकल थ्योरीज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर आपके पास आई क्लासिकल थ्योरीज, राइट। अब जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से क्लासिकल थ्योरीज में बेटा 3 थ्योरीज आप पढ़ने वाले हैं, एक आपकी हेनरी फेयोल की, एक फ्रेडरिक टेलर की, राइट। तो 3 ऑथर्स की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटेल पे जाने से पहले मेरे को आपको इन तीनों का एक सम अप देने दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आगे चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सी एज आई ऑलवेज से मेरा टीचिंग स्टाइल बेटा नॉर्मल जैसे आपके बुक के हिसाब से नहीं रहेगा कि पहले फीचर्स पढ़ा दो, पहले मेरा काम है पहले आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलवाना, राइट। पहले आपको बताना कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, रीजन क्या है, राइट। एक रीजनिंग क्रिएट करना। सो स्टे विद मी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारा चैप्टर की क्रोनोलॉजी ऐसे क्यों है। अब सबसे पहले बात करते हैं द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैंने लास्ट इकोनॉमिक्स क्लास में भी आपको ये समझाया था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट, कि हमारे पास एक टाइम फ्रेम है। क्या है वो टाइम फ्रेम? वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जो टाइम पीरियड था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहा, उसके बाद आया आपके पास ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट डिप्रेशन से जब हम बाहर आ रहे थे तब हमारे पास आया वर्ल्ड वॉर 2, राइट, ठीक है। ये एक टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में बेटा बहुत ये वाला टाइम फ्रेम है, इस टाइम पीरियड में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ट्रेड, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया, राइट। क्यों ध्यान दिया गया? क्योंकि बेटा इस टाइम पर जो करेंसी डेवलपमेंट है, जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ट्रेड है, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इस टाइम पे जो मेजर रिसर्च हुई वो कौन कौन से फील्ड्स में हुई? मैनेजमेंट में, ठीक है। किस में हुई? मैनेजमेंट में। इस टाइम पे क्या देखा गया? जो आपके स्टॉक हाउसेस होते हैं उनका डेवलपमेंट देखा गया, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, अकाउंट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स से हैं अगर आप, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट बेटा इसी टाइम पीरियड में हुआ। ये वाला टाइम पीरियड था, ये ही गोल्डन टाइम पीरियड था फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बेटा इसी टाइम पे जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, तो इसको और थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स आए। वो पॉइंट्स क्या क्या थे मैम? लेट मी टेल यू कौन कौन से थे। सबसे पहली चीज क्या इजाद हुई? स्टीम इंजन्स, ठीक है। स्टीम इंजन्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे? ट्रांसपोर्टेशन इसलिए क्योंकि स्टीम इंजन्स के बेसिस पर आपकी क्या चलती है? रेलगाड़ी, ट्रेन्स चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और इसी के साथ क्या बनी? रेल रोड्स यानी कि जो आपके जिन पे रेल्स चलती हैं, जिस पे ट्रेन चलती है, वो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मोड डेवलप हो चुका था। अब स्टीम इंजन्स की वजह से और क्या क्या चलती थी? मशीन्स, राइट। और इन दोनों का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रो पावर और स्टीम पावर का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। अब इन सब चीजों को कंबाइंड करके, ये सारी चीजों को कंबाइंड करके हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एग्रीकल्चर से लोग हटके किसकी तरफ आने लगे? कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी पर, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी पर। और प्रोडक्शन को क्या किसने सपोर्ट किया? इन सारी चीजों ने प्रोडक्शन को सपोर्ट किया। ये जो हाइड्रो पावर है, स्टीम पावर है, इसकी वजह से मशीन्स डेवलप हुई।
मशीन्स के आने की वजह से पहले जो बेटा सिर्फ होम इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, यानी कि वो काम जो इंसान अपने हाथ से किया करते थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का साइज बहुत छोटा रहता था, अब वो काम जल्दी होने लगा क्योंकि अब मशीन्स आ गई थी उन्हें उन कामों को करने के लिए। तो प्रोसेस जो था वो स्पीड अप होने लगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका साइज बड़ा होने लगा क्योंकि मशीन्स थी, लोग उस पर काम कर रहे थे, बहुत लोग अवेलेबल थे काम करने के लिए, स्टॉक मार्केट डेवलप हो रहा था, तो कंपनीज के पास पैसा भी था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी। ठीक है, पहले सिर्फ क्या होती थी, फैमिली बिजनेसेस होते थे, अब क्या हुए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी। राइट, अब जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, मैं बात कर रही हूँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें क्या था, जैसे ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, सो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल टू बी मैनेज्ड, राइट, देन देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू बी मैनेज। अब मैम एलिमेंट्स क्या हो गए, एक तरफ प्रोडक्शन चल रही है, एक तरफ सेल चल रही है, एक तरफ रिक्रूटमेंट चल रही है कि भाई लोग कैसे आएंगे, एक तरफ कोई डिमांड देख रहा है, एक तरफ कोई सप्लाई देख रहा है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, सो लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू हैंडल। सेकेंड, ह्यूमन एंड मशीन इंटरैक्शन, ह्यूमन एंड मशीन इंटरैक्शन, मतलब अब ह्यूमंस और मशीन एक साथ काम कर रहे थे, तो वहां पे भी बहुत हुआ। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस आ रहे थे। चैलेंजेस क्यों है ये, बिकॉज पीपल वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा था कि फैमिली बिजनेस से हटके इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही थी। अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल। पहले क्या था, फैमिली बिजनेस था, तो 4 लोग फैमिली के ही हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, वो कॉपरेट करके काम कर लेते हैं। अब अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उन सब इंसानों को एक साथ काम कैसे कराना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। उसके बाद हम बात करें लॉट ऑफ एलिमेंट्स, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, उन सबको एक साथ मैनेज करना। ह्यूमन और मशीन्स एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, पहले क्या था, सिर्फ ह्यूमन वर्क कर रहा था, अब मशीन्स पे ह्यूमंस भी काम कर रहे हैं, तो ह्यूमंस को नॉलेज होनी चाहिए दैट हाउ टू वर्क ऑन अ मशीनरी, राइट। सो देयर वर मेनी चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक फॉर्मल मैनेजमेंट थी। क्या थी, मैनेजमेंट। तो यहां से आविष्कार हुआ किसका, कि भाई हमें क्या चाहिए है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे, क्योंकि पहले कोई ऐसी डेजिग्नेटेड जॉब प्रोफाइल नहीं थी। अब हमें लगा कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से में सब चीजों से काम करवाने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट। अब यहां पर अगर आप इस ड्यूरेशन में देखेंगे तो मैनेजमेंट का आपको प्राइम फोकस क्या नजर आएगा, कि भाई इन तीनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके हमें प्रोडक्शन अच्छे से करना है, राइट। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है तो प्राइमरी मोटिव क्या होगा, प्रोडक्शन, राइट। तो बेटा जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज की, तो क्लासिकल थ्योरीज में सिर्फ और सिर्फ बात की गई कि भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए। तो क्लासिकल थ्योरीज आप जितनी भी पढ़ेंगे उसमें एम्फेसिस किस पर है, प्रोडक्शन पर है, कि कैसे प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, राइट। तो क्लासिकल थ्योरीज का मेन एलिमेंट क्या था, दैट वी वर एम्फसाइजिंग ऑन कि प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो चाहे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें, चाहे हम मैक्स वीबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात करें, हम किसी की भी बात करें, सब में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नियो क्लासिकल थ्योरीज पर, जो इससे कुछ नहीं थी। अब जब ये प्रोडक्शन वाला फेज खत्म हो गया, लोग आगे बढ़े, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिले असेंबली लाइन वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक हैकाथॉन स्टडी की, और उसमें उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एट दी एंड जो काम कर रहा है वो कौन है, एक इंसान है, और इंसान की कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ तरीके होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के, उनके कुछ इमोशंस होते हैं, उनके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, राइट। और अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो नियो क्लासिकल थ्योरी ने बात किया बेटा ह्यूमन एंगल का, कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम जिन लोगों का मैनेजमेंट कर रहे हैं वो इंसान है,
तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई इंसान की भावनाओं को कैसे हैंडल करना है, उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, उनके एटीट्यूड को कैसे हैंडल करना है, उनके बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, ताकि जो बिजनेस है वो बेनिफिट कर सके इन ह्यूमन से। ठीक है, तो ये हो गई बेटा नियो क्लासिकल थ्योरीज की बात। इसी की हम इन्हें बिहेवियरल थ्योरीज भी बोलते हैं, जहां पे हमने बात की इंसानों की और इंसानों के बिहेवियर की। उसके बाद आ जाते हैं बेटा मॉडर्न थ्योरीज पर। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहले बात की गई कि हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग सम थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स और ह्यूमन एस्पेक्ट को मिलाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच हमसे कहता था कि भाई हमें पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक सिस्टम की तरह देखना है कि एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक भी एलिमेंट अगर कोलैप्स कर जाएगा तो पूरा सिस्टम का फेलियर होगा। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को किसकी तरह देखना है, एक सिस्टम की तरह देखना है, और जो उसके हर एक एलिमेंट है उस पर इंडिविजुअली ध्यान देके काम करना है। तो ये हो गया था हमारा सिस्टम अप्रोच। और फिर हम आए आज के टाइम पे, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच ये कहता है बेटा कि जैसी आपकी जरूरत होगी उस हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सो कंटिंजेंसी अप्रोच आज के टाइम में सबसे एडिक्वेट है, क्योंकि चेंजेस इतने हैं, डायनामिक इतना है एनवायरनमेंट, कि हर बार एक नए तरीके का चैलेंज आता है, एक नई तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बाहर निकालने के लिए या टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, अ मैनेजमेंट नीड्स टू बी स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट, राइट। तो हमने पढ़े 3 अप्रोचेस। क्लासिकल, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम का है तो बहुत बेसिक है, and it is going to talk about production. Neoclassical theories going to talk about human aspect of management. Modern theories going to talk about a systems approach, contingency approach, and using technical formulas for solving management problems. So these are the 3 ways in which 3 parts of your management theories. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरीज, लेकिन मैंने जैसे आपको ये थोड़ा सा समझाया है, मैं एक शॉर्ट में आज की क्लास में क्लासिकल थ्योरीज और न्यू क्लासिकल थ्योरीज आपको थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक ऑर्डर रहे। ऑर्डर क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, आप खुद सोच के देखिए, नई नई इंडस्ट्रीज बनी हैं, आप एज अ मैनेजर सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि भाई इंडस्ट्रीज का बेनिफिट कैसे हो। जब वो वाला टाइम पीरियड निकल जाएगा तब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रीज का नहीं, लोगों का भी बेनिफिट होना चाहिए। फिर आप सोचेंगे हाँ लोगों का हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अब हमें कुछ नई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ सामने आना है। So let's discuss these points in a more elaborated way. तो इन क्लासिकल थ्योरीज ये आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर डिटेल में समझना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैंने डिटेल में पढ़ाऊँ आपको पता रहे कब आई है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज मैक्स वीबर। इन्होंने दी बेटा ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म BU। ओके, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी आपके फॉर्मल ऑफिसेज होते हैं लीगल सिस्टम के और आपके गवर्नमेंट सिस्टम के, उन्हें बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स, राइट। जिसमें हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती है, हर किसी की डेजिग्नेशन डिफाइंड होती है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, किसी को फायर करने का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन किसके सबऑर्डिनेट में आएगा, कौन किसी के सुपीरियर में आएगा, मतलब हर चीज वेल डिफाइंड होती है और बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और एक हायरार्की होती है, प्रॉपर हायरार्की होती है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कितने लोग किसके अंडर काम करेंगे, एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड। इसे हम बोलते हैं बेटा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। अब मैक्स वीबर ने ये क्यों कहा? मैक्स वीबर ने बेटा ये इसीलिए कहा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस थी, जहाँ पे एक हेड होते थे, वो अपने अंडर जो फैमिली मेंबर्स होंगे उन्हीं से काम करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बड़ा हो चुका है, अब फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं चलेगा।
अब हमें आना पड़ेगा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर, जो कि एक्सटेंशन होना चाहिए है हमारे लीगल और गवर्नमेंट सिस्टम का। मतलब द ऑर्गेनाइजेशंस शुड लुक लाइक व्हाट आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट आर लीगल सिस्टम्स लुक लाइक। मतलब प्रॉपर हायरार्की, स्ट्रिक्ट रूल्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज क्लियरली डिफाइंड। तो इसलिए बेटा मैक्स वीबर को हम बोलते हैं, इन्होंने दी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने बिग पिक्चर, या मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ बिग पिक्चर। बिग पिक्चर क्यों कहा हमने इसे? अब बेटा जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन लगनी कैसे चाहिए। तो मैक्स वीबर ने इस चीज का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखनी चाहिए? एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जैसी या फिर एक लीगल स्ट्रक्चर जैसी, जहां पे सब चीजें डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा मैक्स वीबर ने जो थ्योरी दी उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। इन्होंने बिग पिक्चर दी, किस चीज की है? कि जो नई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड लुक लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड आवर लीगल सिस्टम। तो ये तो हो गए मैक्स वीबर। अब आते हैं हम लोग फ्रेडरिक टेलर पर। फ्रेडरिक टेलर को हम लोग बेटा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और इनकी जो थ्योरी थी उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैम हम? इन्होंने क्या किया, थोड़े से साइंस को मिला दिया मैनेजमेंट के साथ, और इन्होंने बात की माइक्रो लेवल पर। किस लेवल पर? माइक्रो लेवल पर। अब इनका क्या था? बिग पिक्चर, इन्होंने बात की माइक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर क्या मतलब है मैम? मतलब ये वहां गए जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज में एक्चुअल में काम हो रहा था। इन्होंने वर्कर्स को काम करते हुए देखा मशीन्स पर। इन्होंने एक ब्रिक लेइंग इंडस्ट्री देखी, वहां पे जब ये गए तो इन्होंने देखा कि जो लोग काम कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, वो पहले नीचे झुकते थे, ब्रिक्स उठाते थे और फिर उन्हें ऊपर रखते थे। ठीक है, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया है कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिसका जैसे मन कर रहा है वो वैसे कर रहा है, तो उस वजह से एक तो काम एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है और इफेक्टिवली भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जो वर्कर्स हैं वो थक जा रहे हैं, जितना काम एक दिन में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो ब्रिक्स हैं उन्हें वर्कर्स के हैंड उस पे हाइट पे रखो, जिसकी वजह से उन्हें झुकना ना पड़े। वो झुकेंगे कम तो उनका फटीग कम होगा और टाइम कम लगेगा उस काम करने में। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रन किया, और जो इनकी थ्योरी थी कि ये वाला मोशन से मैक्सिमम रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ, तो 300% इंक्रीज देखा गया रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे रियलाइज हुआ कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही किया है। और इनकी स्टडी को हमने बोला टाइम एंड मोशन स्टडी। क्या बोला हमने? टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए है और उसमें कितने मोशंस होने चाहिए, इस चीज को स्पेसिफाई कर दो। इन्होंने कहा कि हर एक काम करने को हर एक काम का एक बेस्ट तरीका फाइंड आउट करो और वर्कर्स को वो बेस्ट तरीका सिखाओ, ताकि वो उसी को रिपीट करते रहें, हैबिचुअल हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, और जिस वजह से मोशन कम से कम हो जाए, और मोशन कम होगा तो टाइम भी कम से कम हो जाएगा। और इसे हमने बोला बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने वहां जाकर देखा जहां पे वर्कर्स काम कर रहे थे, तो इन्होंने किस लेवल पे स्टडी की? माइक्रो लेवल पर स्टडी की। अनलाइक मैक्स वीबर जिन्होंने बिग पिक्चर दी। तो बिग पिक्चर किसने दी? मैक्स वीबर ने। फ्रेडरिक टेलर ने माइक्रो स्टडी दी। और इन दोनों के बीच के आए हेनरी फेयोल, इन्होंने बात की मैनेजमेंट की, जिसे हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाएगी, वर्कर काम भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें मैनेज कौन करेगा? आजकल के टाइम पे बेटा जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये है वो जनाब जिन्होंने ये वर्ड्स दिए थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जहां पे इन्होंने मैनेजमेंट की बात की कि ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है। तब इन्होंने बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग जैसे शब्द दिए, और यहीं से मैनेजमेंट का बेस फॉर्म हुआ। तो हमारे पास 3 मेजर, आपके और भी बहुत सारे राइटर्स थे और भी बहुत सारे रिसर्चर्स थे, लेकिन ये तीनों का कंट्रीब्यूशन मेजर माना जाता है। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो थे ये तीनों थ्योरीज में सेम थे, वो वाले पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से। तीनों की थ्योरीज में बात की गई हायरार्की की,
कि भाई एक स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, जिसकी वजह से एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट होगा कि कौन किसको ऑर्डर्स दे सकता है और कौन किससे ऑर्डर्स लेगा। उसके बाद बात हुई डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा गया, स्टैंडर्डाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर साथ में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक काम का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए और हर एक प्रोसेस के लिए, अब ये मत करो कि एक ही वर्कर से सारा काम करा रहे हो, एक पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ठीक है, पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर एक हिस्से के लिए स्पेशलाइज्ड लोग रखो। अब उससे होगा क्या, रिपीटेटिवली एक ही काम करने की वजह से जो वर्कर्स हैं वो उस पर्टिकुलर काम में एकदम एफिशिएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो एक वर्कर पूरा काम करे, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 वर्कर्स पूरा काम कर रहे होते, इससे बेटर क्या है पूरे प्रोसेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक काम एक पर्टिकुलर वर्कर को असाइन कर दिया। इसे हम बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर, कि हम काम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक बंदे को स्पेशलाइज कर देते हैं उस पर्टिकुलर काम में, ताकि क्या हो सके एफिशिएंटली वो काम हो सके। जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, की हर काम का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसी को फॉलो करेंगे तो टाइम एंड मोशन स्टडी के बाद हमें पता चला था कि बेस्ट तरीके से काम हो पाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अब यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे थे तो बेटा ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है कि सारा कंट्रोल सेंटर में रहना चाहिए। अभी तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने की बात नहीं हुई थी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं हुई थी। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे बात हुई कि भाई बेस्ट एम्प्लॉयज को कंपनी को रिटेन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी। अब ये सिर्फ किताबी बातें थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फेयर रेम्यूनरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हेनरी फियोल ने बेटा बात की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ही टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग। अब जो इन्होंने बात की थी ये बहुत अहेड थी उनके टाइम पीरियड पर, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है एक अच्छी पोजीशन के लिए तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स भी उन्हें देते हैं कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी शेयर्स की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें कंपनी में अपना बेस्ट देने के लिए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे, ऐसा हेनरी फियोल ने कहा था। सो नाउ यू कैन सी कितनी भी पुरानी थ्योरी है लेकिन फिर भी जो उन्होंने इंसाइट दिया था वो आज भी काम आता है। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेटा आउटडेट हो गई होंगी, जैसे हायरार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है, स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं होगी पर होगी। चेन ऑफ कमांड अभी भी एग्जिस्ट करती है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट अभी भी कहा जाता है कि अगर आपके मल्टीपल सुपीरियर होंगे तो चेन ऑफ कमांड टूट जाती है, आपको समझ नहीं आता कि किससे ऑर्डर्स लेने हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, आज भी हम लोग एक्सपर्टीज की बात करते हैं, दैट हायर द बेस्ट पीपल फॉर द बेस्ट जॉब। स्टैंडर्डाइजेशन, आज भी एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि भाई काम इस लेवल का होना चाहिए है। सेंट्रलाइजेशन, ये चेंज हो चुका है, टुडे वी टॉक अबाउट बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेस्ट एम्प्लॉयज को रिटेन करना है, इसकी हम बात आज भी करते हैं थ्रू फेयर रेम्यूनरेशन। सो एज यू कैन सी कि जितनी मर्जी पुरानी थ्योरी हो जाए बेटा, हर एक थ्योरी में से हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो ऐसा मिला ही है जो आज भी हमारे लिए एप्लीकेबल होता है एज अ मैनेजर। इसीलिए बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी है कि बेशक ये थ्योरीज पुरानी हो चुकी हैं लेकिन फिर भी इनसे हमें वो इंसाइट्स मिलते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ many years have been developed। इसीलिए बेटा हम लोग सारी थ्योरीज इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम एक ऐसी डेजिग्नेशन पे जाएं हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट हो कि भाई उस टाइम के लोगों ने ऐसा सोचा था, सो दिस इज द बेयरेस्ट मिनिमम दैट आई नीड टू डू, राइट। अब आ जाते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज पे, इसे हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट आई वांट यू टू नो दैट व्हाट इट मीन्स। नाउ गिविंग यू अ शॉर्ट ऑन न्यू क्लासिकल थ्योरीज। इसमें मेजर 2 थिंकर्स हैं, एल्टन मेयो एंड अब्राहम मैस्लो। एल्टन मेयो ने हैवथॉन एक्सपेरिमेंट से हैवथॉन इफेक्ट बताया था। अब ये जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कम से कम इसका नाम पता होना चाहिए क्योंकि CUET में से पूछा जा सकता है, एंड दैट्स द रीजन मैं ये दोनों थ्योरीज आपको बता रही हूँ क्योंकि CUET में इसके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एल्टन मेयो ने बेटा हैवथॉन इफेक्ट कहा था, उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि अगर एम्प्लॉयज के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, अगर उनके काम को ऑब्जर्व किया जाए, मॉनिटर किया जाए और अगर उनके अच्छे काम की सराहना की जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए,
मतलब उन्हें ये फील हो कि उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके अच्छे काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लोग अच्छे से काम करते हैं, वो अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए मोटिवेट होते हैं। मतलब उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट से इंट्रोड्यूस कराया हमें इन मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि लोगों को एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्हें एक फैमिली जैसा माहौल, अगर उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है काम में, तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अब्राहम मास्लो ने बेटा इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने नीड हायरार्की बनाई थी। एक इस तरीके का ट्रायंगल आता है, राइट। उन्होंने एक नीड हायरार्की बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल की कुछ नीड्स होती हैं। सबसे पहली नीड्स होती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर होती है सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और उन्होंने कहा था कि आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका कौन सा वर्कर कौन से लेवल पर है इस नीड हायरार्की में, और अगर उससे नेक्स्ट वाली चीज आप उसे ऑफर करोगे, देन ही विल बी मोर देन इंटरेस्टेड इन गिविंग गुड रिजल्ट्स, राइट। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि रोटी कपड़ा मकान। सेफ, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है इंडिविजुअल की, तो वो जाता है सेफ्टी नीड्स की तरफ कि भाई जॉब सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद सोशल नीड्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, रिस्पेक्ट, ये सारी आती हैं सोशल नीड्स में। उसके बाद होती है एस्टीम। एस्टीम नीड्स यानी कि ही और शी इज फीलिंग गुड अबाउट द जॉब प्रोफाइल, दे आर फीलिंग रिस्पेक्टेड, दे आर फीलिंग एक्नॉलेज्ड। और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो होती है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगता है कि हाँ, मेरा जो पूरा पोटेंशियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, आई एम मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ माई कैपेबिलिटीज, राइट। तो ये जो अब्राहम मास्लो थे, उन्होंने कहा था कि हमें हर एक एम्प्लॉय की नीड समझनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल पर है और इस हिसाब से उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। इसी के साथ और भी थ्योरीज थी, जैसे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, राइट। और भी बहुत सारी थ्योरीज थी जिसमें ह्यूमन एलिमेंट पर ध्यान दिया गया। तो क्लासिकल थ्योरीज में प्रोडक्शन, नियो क्लासिकल में ह्यूमन साइंस, और फिर हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज में। यहाँ पर आपके पास मेनली कौन कौन सी हैं? ऑपरेशंस के बारे में हमने बात की। ऑपरेशंस में हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए। फिर हमने बात की सिस्टम अप्रोच या सिस्टम के बारे में कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है। उसके बाद हमने बात की कंटिंजेंसी अप्रोच की, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके पास इस तरीके का एमसीक्यू आता है तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आज की क्लास का मेरा मेन पर्सपेक्टिव था आपको ये बताना कि भाई मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हमारे पास आए हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कहाँ से चलता आ रहा है, आज के टाइम में वो कैसा है, ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से हैं। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर बिकॉज यू ऑलरेडी नो द फ्रेमवर्क, राइट। सो दैट वॉज द होल पॉइंट of explaining this chapter in a some short way in the very first class so that the rest of the classes make a bit more sense to you. I hope आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत करिए, एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, ये इंक्लूड कर दीजिए, ये हटा दीजिए। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।